Hello everyone, welcome to all into the channel of Physics Time, and it is easiest way to learn the concept of physics. What we are going to see today, nuclei. Nuclei क्या है? It is the most important topic of our unit atom and nuclei. We have already studied about atoms. Okay. In this chapter we will study about nuclei only. All the focus is on nuclei. In this chapter we will study about the constituents of nucleus. Nucleus के constituents क्या हैं and how they are held together, वो कैसे जुड़े हुए हैं, and we will study size, stability and radius and all of these about in this chapter. Nuclei क्या बेटा, एटम के बारे में हम जान चुके हैं. कितना जान चुके हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, और जो एटम है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक. अब आज के टाइम पे अगर आपसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूछूं तो आज के टाइम पे तो आप एक्सप्लेन कर दोगे. स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? सेंटर में, और इसको क्या नाम दिया गया बेटा? न्यूक्लियस. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस बोलो या न्यूक्लियाई बोलो, इसी की स्टडी, इसी पे फोकस रहेगा अपना, न्यूक्लियाई के ऊपर. समझ में आएगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं. ठीक. और सारा का सारा जो स्पेस है एटम के अंदर इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. एटम जितना भी है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? एम्प्टी. उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के कारण ही उसका सारा का सारा मास है. एटम का जितना भी मास है वो सारा का सारा किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण या न्यूक्लियाई के कारण. और इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो क्या बोले जाएंगे? न्यूक्लियॉन्स. आज के टाइम पे आपको पता है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है. सेंटर में कौन कौन होता है? सेंटर में प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं. आज तो आपको पता है न्यूक्लियस किसी से बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. लेकिन हमें एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कवर करना था. ठीक है, हमने एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कवर किया है. ऐसे शुरू से थोड़ी ना पता था. आज तो आपको पता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था. 19वीं सेंचुरी के लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन का पता लगा लिया था. ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वगैरह वगैरह. 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट में ही हमने प्रोटॉन्स के बारे में फाइंड आउट कर लिया था. प्रोटॉन के बारे में सबसे ज़्यादा जो एलिगेंट थ्योरी थी वो किसकी थी? रदरफोर्ड की. यू नो वेरी वेल. 1911 का जो एक्सपेरिमेंट है बेटा आपका, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पढ़ चुके हैं ना? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या फिर इसका नाम क्या है दूसरा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है प्रोटॉन्स के इन्वेंशन के लिए, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए, वो श्रेय किसको जाता है? वो क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ही था जो पहला जिसने ये बताया था कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ पे है? सेंटर पे, एक जगह बंधा पड़ा है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. और एटम में ऑलमोस्ट स्पेस 99% क्या रहता है? खाली. और 1% जो है वो किसके कारण है? स्पेस भरा हुआ कितना है? किसके कारण है? न्यूक्लियस के कारण. कुछ आया समझ में? अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिया मैंने. 1911 ये बोला जाता है 20th सेंचुरी. कौन सी सेंचुरी है? 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी. तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट में ही प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया गया था कि प्रोटॉन्स कहाँ हैं? न्यूक्लियाई के अंदर हैं, रदरफोर्ड के द्वारा. अब इसके बाद न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. उसके बाद किसको डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन्स को. न्यूट्रॉन्स को किसने इन्वेंट किया? कुछ याद है? जेम्स चैडविक. कब? याद रखना बेटा, 1932. समझ गए? 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया. यही नहीं है, यूँ समझिए आप, यही साइंटिस्ट नहीं है जिसने न्यूट्रॉन्स की खोज की. इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट को डाउट था कि न्यूक्लियस में कोई और पार्टिकल हो सकता है. डाउट कैसा था इनका? मैं आपको बताता हूँ क्या डाउट था. जैसे हीलियम को ऑब्जर्व किया उन्होंने. हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं बेटा. उस टाइम पे पता था हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं. एटॉमिक नंबर बोलूँगा मैं इसका, एटॉमिक नंबर है ये. ठीक है. जब इसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया बेटा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हाइड्रोजन में? 1 प्रोटॉन है. और इसको देखा गया बैलेंस करके, तो देखा कि जब इसका और इसका मास कंपेयर करें, अगर देखा जाए हीलियम का और हाइड्रोजन का मास कंपेयर किया जाए, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स को रखने पे 1 हीलियम बैलेंस हो जाना चाहिए भाई. 1 और हाइड्रोजन, 1 और 1 कितना हो गया? 2. तो इनका मास
और हीलियम का मास क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस। अगर आप एक वेट बैलेंस आपके पास, उस वेट बैलेंस पे यहाँ पे एक हीलियम रखो और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रखो, बैलेंस हो जाना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने देखा कि ये हैवी है, हीलियम हैवी है, हीलियम का मास ज़्यादा है, कितने रखने पर बैलेंस होगा, कितने हाइड्रोजन रखें तब बैलेंस होगा। तो देखा गया कि अगर 4 हाइड्रोजन्स को रखा जाए तब जा करके बैलेंस होता है। इसका मतलब मास क्या है, डबल। और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया था का सारा जो मास है वो किसके कारण है, न्यूक्लियस के कारण। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का पता है, हीलियम के केस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 2, लेकिन मास तो डबल है। तो मास कितना होगा, 4 हाइड्रोजन को हम रखें तब जा करके बैलेंस होता है, हीलियम को बैलेंस करता है। कुछ आया समझ में? तो ये डाउट था साइंटिस्ट को, बहुत टाइम पहले से ये डाउट था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनका डाउट बिल्कुल सही था और उन्होंने बिल्कुल सही सोचा कि न्यूक्लियस के अंदर और भी कोई चीज़ होनी चाहिए ऐसी जो अभी तक हमें नहीं पता। कुछ आ रहा है समझ में? अब जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। इसने एक्सपेरिमेंट में कैसे ये पता लगाया कि न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है। इसका एक्सपेरिमेंट जो था वो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल मैच करता है, सिमिलर है। आया समझ में? इसका एक्सपेरिमेंट देखो जेम्स चैडविक ने कैसे बताया। एक बोरॉन टारगेट लिया इसने बेटा, ये बोरॉन टारगेट है। बोरॉन टारगेट में जैसे रदरफोर्ड का था अल्फा पार्टिकल्स एक सोर्स, वैसे इसने यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को शूट करवाया। कौन से पार्टिकल हैं, ये भी सेम रदरफोर्ड, मैंने बोला ना रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ही सिमिलर मैच कर रहा है बिल्कुल। अल्फा पार्टिकल्स को जब शूट किया यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकले, और बोरॉन टारगेट को जब इन्होंने हिट किया उस टाइम पे कुछ रेज यहाँ देखिए बेटा, कुछ रेज यहाँ से ऐसे निकल रही, कुछ रेज। और ये रेज जो थी ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ठीक है, इन रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं। कैसे पता लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगा करके देखा, डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, मुड़ ही नहीं रही। तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद ईएम वेव्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो डिफ्लेक्ट करेगी नहीं। ये चार्ज इनके ऊपर नहीं था, इन रेज के ऊपर चार्ज नहीं था। इन रेज को क्या बोला गया, न्यूट्रल रेज, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, जेम्स चैडविक ने इसके आगे, इन रेज के आगे एक और टारगेट रखा, वैक्स। वैक्स का टारगेट जब इनके आगे रखा गया, वैक्स समझते हो, मोम, तो वैक्स टारगेट में से इसने क्या किया वो चीज़ देखिए। जब इन रेज को यहाँ पे डाला गया वैक्स टारगेट के ऊपर, तो यहाँ से इसने प्रोटॉन्स को बाहर निकाल दिया। यहाँ से जो चार्ज निकल रहा है, यहाँ से जो रेज निकलेंगे अब उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज था अभी। और जब इन्होंने वैक्स टारगेट को हिट किया तो प्रोटॉन्स को इजेक्ट आउट करवा दिया। ऐसा कब हो सकता है, क्योंकि ये ईएम वेव्स अगर हैं तो ईएम वेव्स के पास इतना मोमेंटम नहीं होता है। तो ये ईएम वेव्स तो है नहीं, ईएम वेव्स के पास इतना मोमेंटम नहीं होता कि इस टारगेट में से ये, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, ठीक है। तो इस कोलिजन में इसने प्रोटॉन्स को बाहर निकाल दिया, हैवी पार्टिकल है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को कब बाहर निकाल सकता है कोई पार्टिकल, जब उसका मास भी क्या हो, ज़्यादा। तो यानी कि ये ईएम वेव्स है नहीं, क्योंकि ईएम वेव्स का इतना मोमेंटम नहीं होता है, उनके पास इतना मास नहीं होता। तो ये जो है ना, ये पार्टिकल्स या जो रेज निकल रही है मैसिव है, इनके पास क्या है, मास मैसिव है, और इनका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा मोमेंटम, मास ज़्यादा, वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम। तो इनके पास मोमेंटम ज़्यादा है, और कोलिजन हुआ तो उन्होंने क्या किया, सेम टाइप का मास क्या किया, इजेक्ट आउट किया। तो इस तरह से पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रल रेज हैं ये क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ये न्यूट्रल रेज हैं, ये पार्टिकल्स इधर आके कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, कोलिजन में हैवी पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये खुद भी क्या है, हैवी पार्टिकल होगा। तो यहाँ से इनको क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूट्रॉन्स। ऐसे जेम्स चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कुछ आया समझ में? क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि डाउट इसको ही नहीं था, डाउट बहुत सारे साइंटिस्ट को था। क्योंकि जब इन्होंने हीलियम को कंपेयर किया, कार्बन को कंपेयर किया, कोई भी और आप देखो, नाइट्रोजन को देखा, इनका क्या पता था, इनको एटॉमिक नंबर पता था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हीलियम में कितने थे, 2, कार्बन में कितने थे, 6, नाइट्रोजन में कितने थे, 7, सोडियम में कितने थे, 11। आ गया समझ में? अब देखा जाए तो इनका मास जो है ना, मास अगर 2 प्रोटॉन है, 2 मेंबर है न्यूक्लियस में, तो मास सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 यूनिट, 2u। अब 2u के ऊपर भी बात करूंगा मैं, 2u, u क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। जस्ट 2 मिनट बाद मैं इसके ऊपर आऊँगा, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है। छोटे एटम्स का, छोटी चीज़ों का मास मेजर करने के लिए एक यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो 2u, इसका मास कितना होना चाहिए, 6u, इसका मास कितना होना चाहिए, 7u, और इसका मास कितना होना चाहिए, 11 यूनिट।
लेकिन उनको क्या दिखा, इसका 4u है डबल, इसका कितना है 12 यूनिट डबल, इसका यूनिट कितना हुआ 14 यूनिट, मास डबल है, और इसका कितना दिखा डबल से भी एक ज़्यादा 23 यूनिट्स। आया कुछ समझ में? तो ये डाउट था साइंटिस्ट को, और उसी डाउट के ऊपर जेम्स चैडविक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट की ही देन है न्यूट्रॉन्स। अब मैं आता हूँ एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, और ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि देखो 11 क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ क्या है, यानी कि ये जो मास डबल हो रहा है ना वो किसके कारण है, 2 न्यूट्रॉन्स बढ़ गए यहाँ। देखो 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स कितना हो जाता है, मास 4 यूनिट। यहाँ पे क्या बढ़ गए हैं, 6 न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं, इसलिए मास क्या हो जाता है डबल। क्योंकि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना वो एग्जैक्ट सेम है किसका, मास ऑफ प्रोटॉन। जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही मास किसका बेटा, न्यूट्रॉन का, इसलिए मास क्या हो रहा है डबल। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जैक्टली मास कितना है, ठीक है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले भी देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सोडियम में 11, और यहाँ पे कितने हैं 23 एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर ये समझिए। तो यहाँ पे 12 क्या है न्यूट्रॉन्स, 12 क्या है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो कम नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो सकती है, ज़्यादा, कम नहीं हो सकती। कम क्यों नहीं हो सकती मैं बताऊंगा, उसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स की संख्या कम नहीं होगी प्रोटॉन से, ठीक है। और इस तरह से एटम में क्या आते हैं, एटम के न्यूक्लियस के पास स्टेबिलिटी आती है न्यूट्रॉन्स के कारण। ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे तो बताऊंगा मैं भी क्या होगा, पहले इसके ऊपर चलो मैं बता ही देता हूँ न्यूट्रॉन्स के कारण क्या होगा, फिर आते हैं एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर। देखो आप हीलियम के लिए, देखो आप हीलियम के लिए आज हमें पता है 2 है और ये 4 है, एटॉमिक नंबर इज 2 एंड एटॉमिक मास इज 4, ठीक। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है बेटा, 2 प्रोटॉन्स। दोनों प्रोटॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो भाग जाएंगे। तो एक फोर्स काम करता है इनके बीच में विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको एक साथ रखने का काम करता है। मैंने पहले बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्टेबिलिटी, साइज, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करके भाग जाएंगे, क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। तो नेचर ने क्या किया है, हाइड्रोजन के केस में तो एक ही प्रोटॉन है, उसको जरूरत ही नहीं है, एक प्रोटॉन रिपेल किसको करेगा, नहीं करेगा किसी को। तो एक प्रोटॉन और एक क्या रिवॉल्व कर रहा है उसके अबाउट, इलेक्ट्रॉन, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हीलियम के केस में नेचर को खुद टेंशन हो गई, देखो आप ये प्रोटॉन को रिपेल करके भाग जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या डाल दिए, 2 न्यूट्रॉन डाल दिए बेटा, न्यूट्रॉन्स। अभी समझाता आपको। प्रोटॉन में क्या होगा, रिपल्सन, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। ये प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये प्रोटॉन जो है इस न्यूट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब ये प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये भी ऐसे देखो आप, रिपल्सन सिर्फ कितना है, 1, 2 का मानो, या इसको दोनों को एक ही रिपल्सन मानो आप। रिपल्सन कितने के कारण है, मान लो 2 के कारण या 1 के कारण नहीं मानो आप, लेकिन अट्रैक्शन कितना हो गया, देखो आप 1, 2, 3 और 4 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। आगे समझ में, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ गया है, इसलिए ये रिपेल करके नहीं भाग सकते। इनके बीच कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना गुना कम हो जाता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, r²। किससे घटेगा, 1/r² से। एक न्यूक्लियर फोर्स है वो किससे डिक्रीज करता है, r⁷ डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाओगे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा गिरता है न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स डिस्टेंस को डबल करोगे कितने गुना डिक्रीज करेगा, 4 टाइम्स। और डिस्टेंस को डबल करने पर न्यूक्लियर फोर्स जो इनको एक साथ रखने का काम करता है वो कितने गुना गिरेगा, 2⁷, देख लो आप 128 टाइम्स, 128 टाइम्स। आगे समझ में। तो करना क्या है, इनके फोर्स को, रिपल्सिव फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स में बदलना है। तो नेचर ने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स डाल दिए। अब ठीक है, तो अब ये 4 पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 ही क्या कर रहे हैं, रिपेल। इस तरह से इनका रिपल्सिव फोर्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अट्रैक्टिव फोर्स में। आगे समझ में। अब कार्बन देखो, ऑक्सीजन देखो, आप कार्बन के केस में देखो, ऑक्सीजन में कितने हैं प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्रोटॉन्स है भाई ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, कितना है, 8 और 16। तो कितने प्रोटॉन हुए, 8 प्रोटॉन मैंने आपको दिखाए अभी। तो ये सारे मिल करके, ये सारे प्रोटॉन मिल करके इस प्रोटॉन को रिपेल करेंगे। 7 प्रोटॉन मिल करके एक प्रोटॉन को रिपेल कर रहे हैं, मान लो कितना फोर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। उसको कम करने के लिए नेचर ने इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। बीच बीच में क्या डाल दिए, न्यूट्रॉन्स। कुछ समझ में आ रहा है, बीच बीच में क्या डाल दिए, न्यूट्रॉन्स डाल दिए। तो इस तरह से देखो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो कौन सा फोर्स डिक्रीज कर गया है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स।
डिस्टेंस भी बढ़ गया, न्यूट्रॉन बीच बीच में है ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया है, कौन सा फोर्स घट गया है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो रिपेल करने वाला है। ऊपर से क्या हुआ, जितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। रिपेल करने वाले इस केस में कितने थे, 2 मान लो, और इस केस में रिपेल करने वाले कितने हैं, 8। अट्रैक्ट करने वाले कितने हैं, 16, 16। रिपेल करने वाले 2, अट्रैक्ट करने वाले कितने हो गए, 4। रिपेल करने वाले कितने थे, 8। अट्रैक्ट करने वाले कितने हो गए, 16। इस तरह से न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ गया है, कुछ आया समझ में, और इनके बीच गैप होने से इलेक्ट्रिकल फोर्स, रिपल्शन का फोर्स वीक हो गया है। अब ये न्यूक्लियस स्टेबल हो गया है, इसके पास क्या आ गई, स्टेबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेबिलिटी। क्या समझ में आया? अगर आपसे पूछ ले कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने से क्या होता है, क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। आप और देखो एग्जांपल, कोई कॉपर देखो, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, और एटॉमिक मास नंबर इज 64। क्या एटॉमिक मास नंबर कितना होता है बेटा, 64, ठीक है, 63 होता होगा शायद, 63। कितने बच गए, 34। न्यूट्रॉन्स कितने बच गए, 34। कैसे बच गए, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बनता है, एटॉमिक मास नंबर। तो आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ए माइनस क्या कर दो, जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ए यानी कि 63, जेड यानी कि 29, कितना बच जाएगा, 34। एन कितना हो जाएगा, 34, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 34 इस केस में। तो 29 जो प्रोटॉन्स थे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल कर रहे थे, 29 बहुत ज़्यादा रिपेल कर रहे थे, आगे समझ में। तो उनके रिपल्सिव फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स में बदलने के लिए नेचर को क्या ज़्यादा डालने पड़ गए, न्यूट्रॉन्स, ताकि रिपल्सन का फोर्स कम हो, न्यूक्लियस टूटे नहीं। मैंने बताया आपको, न्यूक्लियस टूटा तो कुछ भी नहीं जुड़ना, न्यूक्लियस टूटा तो एटम टूट जाएगा, एटम टूट जाएगा तो कोई चीज़ ही नहीं बनेगी दुनिया में, कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जबकि आप देख रहे हो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस क्या है, सेफ। और सेफ कैसे है, स्टेबिलिटी के कारण। न्यूक्लियस के पास क्या है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी किसने इंक्रीज की है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ने, आगे समझ में। हाँ, तो आप देखो कोई भी जितना एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट का मास नंबर, जितना एलिमेंट का मास नंबर ज़्यादा है उसका मतलब उसमें क्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितना एलिमेंट, इसमें एक प्रॉब्लम भी होगी, जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना क्या बढ़ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। मास नंबर ज़्यादा होता है, डबल से ज़्यादा है कि नहीं, ये क्या बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप जितना बड़ा आप देखोगे ना, जितना बड़ा साइज़, तो साइज़ के बढ़ने से एक मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करती है न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या हो जाती है, वीक। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं कर सकते, ऐसे तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स डाल दे नेचर, वो काम खत्म। अब देखो कुछ चीज़ें अनस्टेबल भी हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर 92 चार्ज है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 235 या 238 ये इसका आइसोटोप है। अब आप देखो 92 के हैं प्रोटॉन्स, बाकी बचे कितने हैं, बहुत सारे के हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये अनस्टेबल है नेचर में, समझ में आ गया, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, अनस्टेबल है ये, क्योंकि साइज इतना बड़ा हो गया, 235 मेंबर है यहाँ, साइज बहुत बड़ा हो गया। तो आप यूँ नहीं सोच सकते कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ाते जाएं स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक डिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का साइज इतना बढ़ जाएगा, उसके कारण उसमें क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स काम करती है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो इन मेंबर्स को, न्यूक्लियंस को एक साथ रखने का काम करती है। और वो किसके अकॉर्डिंग गिरेगी, मैंने अभी भी जिक्र किया, फॉर्मूला 1, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r⁻⁷ है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ा दें तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप इस केस में देख लो, अनस्टेबल है क्योंकि साइज 235 मेंबर है, साइज बहुत बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या पड़ जाएगी, वीक। आया समझ में। हाँ, अब मैं एक बार बता दूं आपको, किसी भी एलिमेंट को हम कैसे शो करेंगे, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन, उस एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को आप कैसे शो करोगे, एक्स। और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर, सुन लो ध्यान से, आपने एक वर्ड सुना होगा एटॉमिक मास, क्या, एटॉमिक मास, और एक वर्ड सुना होगा एटॉमिक मास नंबर, समझ में आ गया, क्या सुना होगा, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कॉपर के केस में ये 62.5 है एटॉमिक मास, मतलब जो मास है ना इसका एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास नंबर यानी कि कितने पार्टिकल्स हैं, 63। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एटॉमिक मास नंबर मतलब मेंबर्स इन न्यूक्लियस, और एटॉमिक मास मतलब 62.5 यूनिट, जो उनका मास है वो कितना है, 62.5 यूनिट, AMU। नहीं आया समझ में, आएगा, ठीक है, चिंता मत करो तुम, ठीक है। देखो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं ये, पढ़ानी मेरे को पड़ रही है ना, फिजिक्स हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती है,
ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मान नहीं कह रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए मान नहीं हो तो है ही मान, ऑलरेडी फिजिक्स महान है। ठीक है, और यूँ मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी महान हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा महान हूँ। ठीक है, आया समझ में? भले ही मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, पूरी शिद्दत से, भले ही कोई टॉपिक मेरे को ना आता हो लेकिन समझाता पूरा हूँ। ठीक है, देखो एटॉमिक मास यूनिट AMU, अभी तक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मेरे को नहीं पता, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट क्या है आप देख लो। ठीक है, केमिस्ट्री में है ये चीज़, एटॉमिक मास यूनिट। देखो आप इस तरीके से समझाऊंगा, आपको भूल नहीं होगी कभी। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? छोटे पार्टिकल्स हैं, किसी एटम का मास बहुत कम है तो उसको केजी में हम नहीं बता सकते, केजी के ऊपर भी आऊँगा अभी मैं, टेंशन लो। अब किसी एटम का मास, उसमें जितने मेंबर्स हैं एक एक का मास बताना, न्यूक्लियस का मास बताना, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि किसी एटम का मास या न्यूक्लियस का मास, उनके मेंबर्स का मास बहुत छोटी चीज़ों में आ जाती है चीज़ें, तो उनका मास केजी में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमने सिस्टम बनाया अपना। आप देखो फिजिक्स वालों ने सिस्टम बनाया अपना, जुगाड़ बनाया। जो साइंटिस्ट होते हैं जुगाड़ू तो होते ही हैं मेरी तरह। अब आप एक चीज़ बताइए, केजी अभी तक आपने क्या देखा? केजी क्या है? 1 kg। जैसे फिजिक्स वालों ने जो यूनिट बना रखी है ना मास के लिए, क्या बना रखी है? केजी। अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज़ 1 kg, 1 kg है क्या? क्या बता पाओगे? ओह वेरी इंटेलिजेंट। क्या करिए? 1000 ग्राम। 1 kg है क्या बेटा? देखो मैं आपको बताता हूँ, सामने उस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या थी कि ऑब्जेक्ट्स का मास जो है वो कैसे बताएं हम। ठीक है, फिजिक्स वालों ने उसके लिए एक जुगाड़ किया। ठीक है, हमारी मीटिंग होती है पेरिस में, फ्रांस में पेरिस है, और वहाँ पे सीवर्स नाम का एक गांव है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल ब्यूरो वगैरह एक बनाया हुआ है फिजिक्स वालों ने। ठीक है, तो वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में किसी एक मेरे जैसे साइंटिस्ट ने उठा करके बोल दिया कि इसको हम क्या मानेंगे 1 kg। क्या उठाया उन्होंने वो भी बताऊँगा मैं। तो किसी साइंटिस्ट ने एक सिलेंड्रिकल कोई पीस था, किसका बना हुआ? अलॉय का बना हुआ, प्लेटिनम इरेडियम का एक पीस था सिलेंड्रिकल, और उस सिलेंड्रिकल पीस का जो डायमीटर था और उसकी जो हाइट थी वो क्या थी? सेम। समझ गए? प्लेटिनम इरेडियम का ये सिलेंडर है और इसका डायमीटर और इसकी हाइट क्या है? सेम। ये भी h और ये भी क्या है? h। इसको उठा करके बोल दिया ये 1 सिलेंडर है। अब इसको नाम केजी कैसे पड़ा मैं बताऊंगा। और इसके बराबर मास के टुकड़े कटवा करके पूरे वर्ल्ड में बंटवा दिए, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, और उसको क्या माना जाने लगा तब से? 1 kg। और 1 kg कुछ नहीं, समझ गए? 1 kg के आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आंसर नहीं देना है कि 1000 ग्राम, सबको पता है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए 1 kg है क्या। तो एक सिलेंडर था कि नहीं है? क्या था ये? सिलेंडर है ना। तो इस सिलेंडर के टुकड़े कटवा करके बंटवा दिए पूरे वर्ल्ड में। अब इस सिलेंडर को कंपेयर करके हम मास निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। मान लो एक ब्लॉक है ये, और इस ब्लॉक का मास आपको फाइंड आउट करना है, इसका मास कितना है, हाउ मच। तो क्या किया जाए? इसको एक वेट बैलेंस के ऊपर रखा जाए। ठीक है, वेट बैलेंस के ऊपर जब रखा जाए तो इधर सिलेंडर्स रखते चले गए और कंपेयर करते चले गए। समझ में आ रहा है? इधर इस ब्लॉक को रखा और इधर सिलेंडर्स रखते चले गए। ठीक है, कितने सिलेंडर रखे? मान लो 10 सिलेंडर। 10 सिलेंडर रखने से इस ब्लॉक का जो मास है वो बैलेंस हो गया इस वेट बैलेंस के ऊपर। समझ में आया? तो इस तरह से इसका मास बताओ कितना बेटा? 10 सिलेंडर्स हुआ कि नहीं? कितना हुआ? 10 सिलेंडर्स। लेकिन जब आपको बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ कंपेयर करनी पड़ेगी तो यहाँ सिलेंडर्स रखने पड़ेंगे और उसका मास आप बता पाओगे। आप किसको देखोगे इसका मास बताने के लिए? सिलेंडर्स को देखोगे, कितने सिलेंडर के इक्वल है इसका मास। ठीक है, मान लो किसी का भी मास मेजर करना है आपको, कोई आपके पास अलमीरा है उसका मास मेजर करना है। मान लो ये हाथी है, एक हाथी है, उसका मास अगर आपने मेजर करना है, या हाथी का बच्चा है। ठीक है, हाथी के बच्चे को आप यहाँ बिठाओ, सिलेंडर रखते चले जाओ। सिलेंडर रखे आपने, और ये हाथी का जो बच्चा है वो कितने सिलेंडर रखने पे इक्वल हुआ? इधर हाथी का बच्चा बिठाया और इधर सिलेंडर रखते चले गए, तो कितने सिलेंडर रखने पर वो बैलेंस हुआ बेटा? 50 सिलेंडर रखने पर। हाथी को रखा तब कितने सिलेंडर रखने पड़े? 100 सिलेंडर्स। ठीक है, तो हाथी का जो वजन है, हाथी का जो मास है बेटा, हाथी का कितना है मास? हाथी का मास इज इक्वल्स टू 100 सिलेंडर। ठीक है, ये हाथी का मास है। हाथी मेरे साथ है। हाँ, अब हाथी के बच्चे का कितना हुआ? हाथी इज बेबी।
कितना हुआ 50 सिलेंडर्स। ठीक है, इस ब्लॉक का मास कितना हुआ, इस ब्लॉक का मास कितना हुआ 10 सिलेंडर्स। अब देखो आप मेरे को कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है, बार बार सिलेंडर से कंपेयर किया ना हमने, 100 सिलेंडर, 50 सिलेंडर, 10 सिलेंडर, बार बार कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है, 50 सिलेंडर्स, 100 सिलेंडर्स, 10 सिलेंडर्स। किसी भी ब्लॉक का मास आप देखो आपको 20 सिलेंडर्स, कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है। एंड वी आर मॉडर्न लोग्स, समझे। तो मॉडर्न आदमी जो होते हैं वो इतना बड़ा लिखना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, सिलेंडर को एक यूनिट बना दिया, सिलेंडर को एक स्टैंडर्ड माना। बेटा स्टैंडर्ड क्या माना है यहाँ पे, आप किससे कंपेयर कर रहे हो, सिलेंडर से। तो सिलेंडर स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं आपके लिए। तो इस सिलेंडर को हमने क्या बोला कि हम इसको क्या मानेंगे आज से 1 kg। क्या बोलेंगे सिलेंडर को, सिलेंडर को kg बोलेंगे ना, बड़ा लिखना ना झंझट कुछ। तो मॉडर्न लोग है ना, आलस्य है। ठीक है, तो आलसी होते हैं मॉडर्न, जो इतना बड़ा कौन लिखे। तो सीधा सीधा हाथी का जो वेट है 100 kg बोल दिया, और बेबी का जो है कितना हुआ 50 kg, और ब्लॉक का वेट कितना हुआ 10 kg। आ गया कुछ समझ में। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पे जो फिजिक्स वाले उन्होंने क्या जुगाड़ किया बेटा, क्या जुगाड़ किया है, एक स्टैंडर्ड माना है सिलेंडर, और उस सिलेंडर को एक यूनिट बना दिया kg, और उससे कंपेयर करते चले गए चीज़ों को। आ गया नहीं समझ में। और इसी तरह से जो छोटे पार्टिकल्स हैं या छोटे एटम्स हैं, एटम्स का मास कैलकुलेट करना पड़ता था अपने को, तो उसको kg में एक्सप्लेन करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, kg तो बड़ा है और उनका मास क्या है बहुत ही कम। तो उसके लिए भी एक जुगाड़ किया गया और एक स्टैंडर्ड चूज़ किया गया। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। इसी तरह से एटम्स का मास या उनके मेंबर्स का मास फाइंड आउट करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए अपने को क्या चाहिए था, एक स्टैंडर्ड एटम। देख लेना ध्यान से, क्या चाहिए था अपने को, एक स्टैंडर्ड एटम। और वो स्टैंडर्ड एटम क्या चूज़ किया साइंटिस्ट ने, कार्बन 12 एटम। देख लो बेटा, कार्बन 12 एटम चूज़ किया इन्होंने। अपने फिजिक्स वाले केस में क्या था, सिलेंडर, और इस केस में क्या है, कार्बन 12 एटम। और कार्बन 12 एटम की एक यूनिट बना दी उन्होंने। कार्बन 12 एटम लिया, उसको 1 AMU बोला। वो बाद में डिसाइड करेंगे, हम अभी नहीं देखेंगे AMU कितना है। पहले आप ये देखो इन्होंने क्या सोचा, इनकी थिंकिंग कैसे थी। स्टैंडर्ड एटम कार्बन 12 एटम लिया गया, और किसी एटम का मास आपको एक्सप्लेन करना है। सपोज वी आर एक्सप्लेनिंग द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम का मास सबसे पहले इन्होंने स्टैंडर्ड चूज किया, वो मैं आपको बताता हूँ। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1 कार्बन 12 एटम लेंगे, और उसका क्या चाहिए अपने को 1/12। तो ये सिलेंडर के जैसे क्या बना दिया इन्होंने, स्टैंडर्ड। समझ में आ गया। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ध्यान से देखो, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। देखो आप कितना बड़ा है लिखने में। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कितना हुआ 14। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। देखो आप कितना बड़ा है लिखने में, बार बार। समझ में आया। तो इस तरह से 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है कार्बन 12 एटम, और इसको 12 से डिवाइड कर रखा है, 12 से। इसको क्यों ना एक यूनिट बना दिया, जैसे सिलेंडर बनाया हमने, सिलेंडर, और सिलेंडर को क्या बना दिया यूनिट kg। और वैसे इसको भी यूनिट में बदल दिया, और क्या बोला गया कि इसको हम क्या बोलेंगे 1 AMU, क्योंकि बार बार इतना बड़ा कौन लिखे। तो सीधा सीधा इसको कौन कैसे लिखा जाए, इसको क्या बोला जाएगा AMU। समझ में आ गया। आप बताओ मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, देखो कितना आसान हो गया। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम 14 AMU। और AMU की वैल्यू पता है ना, सीधे फिर बाद में मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो AMU की वैल्यू हम निकाल पाए जब अपने पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आ गए थे, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये उस टाइम की बात है, हमने स्टैंडर्ड मानना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि उस टाइम पे अपने पास इतनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस नहीं थी। ठीक है, और जब अपने पास डिवाइसेस आ गई तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर हमने इसका मास मेजर कर लिया, इसका मास, और फिर उसको किससे डिवाइड कर दिया 12 से। फिर किसकी वैल्यू आ गई AMU की। अगर आप देखो मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का मास कितना होता है, क्लोरीन 35 AMU लिख दिया। देखो आप कितना आसान है। और बाद में देखो हम इतने मॉडर्न हो गए कि AMU लिखने में भी हमारे को दिक्कत हो रही थी, तो फिर बाद में AMU को छोटा करके क्या लिख दिया गया U। AMU को और छोटा करके क्या लिख दिया गया U। एटॉमिक मास यूनिट को और ज़्यादा छोटा किया गया 35U।
आया ना समझ में? हाँ, और जब अपने पास वो डिवाइस आ गई मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर आ गया, तो उसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया, कार्बन 12 एटम का मास बटा, कार्बन 12 एटम का मास कितना निकल करके आया 1.99 10⁻³ ग्राम। देख लो ध्यान से, याद भी रहना चाहिए, कार्बन 12 एटम का मास 1.99 10⁻23 नेगेटिव, ठीक है। और जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तभी तो AMU की वैल्यू आएगी। 1 AMU कितना होता है, 1 AMU मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, डिवाइड बाई 12 है ना, 1/12, तो 1 AMU की वैल्यू निकल करके आई। 1 AMU कितना होता है, देखो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम ये था, 12 से डिवाइड किया तो 1 AMU की वैल्यू निकल करके आई 1.66 10⁻24 ग्राम, ठीक है बेटा। अब इसको केजी में कन्वर्ट करो, 1.66 10⁻27 kg, दिस इज AMU। आगे समझ में? इसको आप केजी में कन्वर्ट करो, ये ग्राम में है, तो केजी में 10⁻3 डिवाइड किया, ऊपर जाकर के माइनस का 3 और -24 और -3 कितना हो गया -27। आगे समझ में? सो दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। और आपको यूँ नहीं पता होगा इसको हम लिखते क्या हैं, एक तो होता है मोलर मास, बेटा देखो ध्यान से, मोलर मास होता है, एक होता है एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट ये वैल्यू रहेगी। एक होता है मोलर मास, ठीक है। मोलर मास जैसे आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम इज 16 U और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम इज 16 ग्राम, कैसे लिख दिया? सुनो ध्यान से, फर्क है। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम 16 U और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम इज 16 ग्राम, मोलर मास को ग्राम में लिखेंगे, क्यों? यहाँ साथ के साथ वो चीज़ भी क्लियर करवा दूँ आपकी, मोलर मास को किस में लिखते हैं, ग्राम में, समझ में आ गया? पहले तो आपको यूँ बताना चाहिए मोलर मास क्या है, 1 मोल सब्सटेंस का मास, ठीक। तो देखो इस चीज़ को मैं पहले बता दूँ, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना एटॉमिक मास यूनिट, आपका एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान से देखो एक बार इसको क्लियर कर दूँ। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। देखो आप ध्यान से 1/Na ग्राम, इस चीज़ को एटॉमिक मास यूनिट को क्या लिख सकते हो आप 1/Na ग्राम। व्हाट इज Na यार? Na इज नंबर ऑफ एवोगैड्रो, ओके, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो बोलते हो आप, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हो आप, ठीक है। तो ये है Na, तो इस चीज़ को याद रखना आप, 1 AMU को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइड बाई 12, और क्या लिख सकते हो 1/Na ग्राम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास को ग्राम में ही क्यों एक्सप्लेन किया जाता है, किस में लिखेंगे, इन ग्राम्स, मोलर मास। आपसे पूछा जाए, मैंने अभी बोला था मास ऑफ 1 ऑक्सीजन आइटम, ध्यान से देखेंगे, पहले तो आपको मोल बताना चाहिए बेटा, मोल, मोल 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है, उसी से एवोगैड्रो नंबर बना है। 1 मोल सब्सटेंस कितना होता है, आपसे पूछा जाए 1 दर्जन केले कितने होते हैं 12, है ना। आपसे पूछा जाए 1 कोड़ी, 1 कोड़ी में कितने पार्टिकल्स 20, 1 कोड़ी कुछ भी, 1 कोड़ी कुछ भी मंगवाया जाए आपसे, ठीक है। 1 दर्जन मार्कर्स, कितने मार्कर 12, क्या बकवास कर रहे देखो। तो अगर 1 कोड़ी पूछा जाए आपसे, 1 कोड़ी में कितने हो जाएंगे 20 मार्कर, ठीक है। अब आप देखो 1 मोल, छोटे पार्टिकल्स को काउंट करना है ना, छोटे पार्टिकल, मैंने आपको बताया कई बार कि छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमने अलग यूनिट बना रखी है अपनी, बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग, और अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग यूनिट है अपने पास। देखो आप जैसे गेहूँ लेके आते हो मार्केट से, तो आप बोलते हैं ना भाई 20 किलो दे दे 50 किलो, आप यूँ थोड़ी ना बोलते 2 मोल गेहूँ दे दो भाई, 2 मोल गेहूँ अगर गिनते गिनते मर जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल में कितने होते हैं, आप यूँ भी नहीं कहते भाई 50-60 दर्जन गेहूँ दे दे, ऐसा भी नहीं बोलते आप, ठीक है। तो केजी में मेजर करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अपने पास अलग अलग यूनिट है। तो 1 मोल कितना आता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके। जब इतने पार्टिकल्स होंगे, मैं आपसे पूछूं 1 मोल मार्कर्स कितने मार्कर होंगे 10⁻23, और उसका कितने गुना 6 टाइम्स 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स, तो उतने पार्टिकल्स जब होंगे तो उसको कितना बोला जाएगा 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो 1 मोल है ना, इसी को क्या बोला गया है एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल को क्या नाम दिया गया है एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम क्या लिखोगे,
क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा अच्छे से लिखो, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, है ना, ऐसे कर देता हूँ, आप 0 समझोगे इसको, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, हाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को क्या लिखते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, ऑक्सीजन एटम AMU, ऑक्सीजन एटम मास है, ऑक्सीजन का मास है 16, एक एटम का मास क्या लिखोगे 16 AMU मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, 1 मोल्स मीन्स नंबर ऑफ एवोगैड्रो, हाँ। अब 16 AMU को मैंने बोला था क्या लिख सकते हैं 1/Na ग्राम, लिख सकते हैं 1/Na ग्राम, ऊपर Na से Na मर गया तो 16 ग्राम, आगे समझ में। सो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम, याद रख लेना कितना आएगा 16 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम इज कितना हुआ, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 ग्राम। तो एक मोल का मास आपसे पूछा जाए बेटा, 1 मोल का मास आप किस में एक्सप्लेन कर सकते हो, ग्राम में। याद रखना मोलर मास और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग चीज़ें, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इंग्लिश तो अच्छी आती है मेरे को, ठीक, आगे समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम, मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन एटम 35 ग्राम, ठीक, हाँ। अब एक एटॉमिक मास यूनिट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो न्यूक्लियस के मेंबर्स हैं उनके पास एनर्जी होती है, और उनकी एनर्जी को हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है भाई, मैं आपसे पूछूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स कितनी एनर्जी, बताइए। क्या आप 1 EV को जानते हो, 1 EV इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है, 1 EV भाई जमाना है ना इलेक्ट्रिक का, इसलिए याद आ गया मेरे, लेकिन अलग अलग चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 10⁻⁻19 एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी हुई, 1.6 10⁻⁻19, याद रख लेना, जूल। क्या समझ में है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में भगाओ, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल क्रिएट किया आपने, 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को आप कितनी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना आता है ना, 1 वोल्ट पे आप उसको क्या करवाओ, एक्सेलरेट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस टाइम पे वो उसके पास जितनी एनर्जी होगी, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक, वो फिर कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोली जाएगी, और जूल में कितनी होगी, 1.6 10⁻⁻19 जूल। आगे समझ में। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे जितने दिन मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे न्यूक्लियस में, जितने मेंबर्स बढ़ते चले जाएंगे उसका साइज बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस का साइज जो है उसका एटॉमिक मास नंबर से क्या रिलेशन है, ठीक है। सो वी विल स्टडी दिस इन नेक्स्ट वीडियो।